आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिफ। आज हम दूसरी सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इस्लाह माशरा। देखने में ये आ रहा है कि हमारे माशरे में कुछ मनफी तब्दीलियाँ आ रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? उन तब्दीलियों को हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? अगर हम इस मुक़द्दस महीने की बात करें तो ये महीना सिर्फ रोज़े रखने या इबादत के लिए नहीं, ये महीना हमें मौका देता है कि हम अपने अंदर और माशरे के अंदर बेहतरी ला सकें। लेकिन इस्लाह का सही तरीक़ा है क्या? ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी जो आज की मेहमान हैं वो आप उनको पहले भी आज एंटरटेनमेंट, आज न्यूज़ की स्क्रीन पे देख चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी टीवी चैनल्स पे आती हैं और बहुत ही कारामद बातें बताती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील, नेचुरोपैथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। खैर मुबारक, आप सबको भी बहुत मुबारक हो। और बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस नशिस्त में आए। नहीं थैंक यू, आप याद रखते हैं, जज़ाकल्लाह। जब भी हम कोई डायरेक्ट ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अपना अपना हिस्सा होता है, तो ये भी वही है जिनका एक बड़ा हिस्सा होता है हमारी इस नशिस्त को खूबसूरत बनाने में। डॉक्टर साहब, आपकी जाने बातें हैं। डॉक्टर साहब, वैसे हमें तो पता है, लेकिन बहुत से जो नए देखने वाले हैं उनका एक सवाल होगा कि नेचुरोपैथ क्या होता है? नेचुरोपैथ निकला है नेचर का रास्ता, नेचर पाथ। नेचुरोपैथ निकला है नेचर, कुदरत के रास्ते पे चलने को नेचुरोपैथ कहते हैं। अच्छा, उसमें नॉर्मली हमारे जहन में आता है कि नेचुरोपैथ सिर्फ शायद हर्बल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप यकीनन पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 80 के करीब इसमें ब्रांचेस होती हैं। मतलब डिफरेंट 80 के करीब तरीक़े इलाज जो है दुनिया में, वो एक इसके अंडर आते हैं, नेचुरोपैथ के अंदर। आप इसके ऊपर उबूर हासिल करते जाते हैं तो देन आप जाके नेचुरोपैथी का जो है टाइटल लगा सकते हैं। तो जैसे एक हर्बलिस्ट हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, एरोमाथेरेपिस्ट हो गया, इसके अलावा जो है हम बात करें होम्योपैथिक हो गया, वो भी इसी के अंदर आता है। सुजोग थेरेपी है, कलर थेरेपी है, इसके अलावा रिफ्लेक्सोलॉजी है। ये बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट्स हैं। आपके मसाज थेरेपीज़ होती हैं, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, नेचुरोपैथ जो आपने बताया कि नेचर से वर्ड निकला है, इसमें किस किस चीज़ का इलाज है? तमाम चीज़ों का इलाज है? हर चीज़ का इलाज है। देखिए, इलाज तो कोई भी तरीक़ेकार उसमें हर चीज़ का इलाज है। जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सलाहियत दी है कि उसको रिसर्च करनी है और उसको अपना इल्म बढ़ाना है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने खुद ही उतार दी है, सिर्फ ढूंढना हमारा काम है। ठीक है, तो अब वो तलाश जहाँ, जैसे आज भी साइंस रिसर्च कर ही रही है, और जो चीज़ें पहले ज़माने में या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है, आज तक उस पर रिसर्च हो रही है। और हमारे पास तो तिब नबी मौजूद है, तो हमें रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं, हम आँख बंद करके उस पर अमल करते हैं। तो दुनिया का कोई भी मर्ज़ अगर मौजूद है, पुराना है या नया है, जो उतरा है ज़मीन पे, उसका इलाज मौजूद है। मर्ज़ से पहले इलाज उतारा जाता है। अच्छा, तो उसके इलाज को किस तरह किया जाता है? उसका ट्रीटमेंट क्या है? अब जैसे अगर हम एलोपैथिक की बात करते हैं, होम्योपैथिक की बात करते हैं, तो इसमें मेडिसिन होती हैं। हर्बल की बात करते हैं तो हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो इसमें क्या होता है? देखिए, वाइटामिन्स की अगर हम नेचुरली बात करें, हमें पेशेंट को देखना है कि उसकी कंडीशन क्या है, तो हम उसको वाइटामिन्स दे रहे हैं या हम नेचुरली फूड के थ्रू इलाज कर रहे हैं। अब किसी को अगर कोई खांसी हो रही है, कोई बुखार है, या खुदा ना खास्ता उसको शुगर भी है, तो हम जो है डाइट के थ्रू उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ डाइट ही नहीं है, डाइट के अलावा फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हमारे जेम स्टोन्स जो होते हैं हम उससे इलाज कर रहे होते हैं, उनसे दवाइयाँ बनती हैं। उसके अलावा डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाता है, जो जैसे मेडिटेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें, ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या है और उसको ट्रीट किस तरह से किया जाना चाहिए। इसीलिए कोई तरीका इलाज जो है एक नहीं है कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैं उसको सिर्फ 4 दवाएं दे दूँगी हर्बल की, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। हो सकता है उसकी कंडीशन ऐसी है कि मैं जो उसको वाइटामिन पे लेके जाऊँ, या मैं सब कुछ छोड़ के उसको नेचुरली जो है जो फूड के ऊपर ले जाऊँ। कि मेरा जैसे अब आजकल बहुत कॉमन हो गया ऑटिज़म, बहुत फैल रहा है ये। तो मेरे पास जो ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं, मैं उनको 6 महीने सिर्फ कुदरती चीज़ों पे रखती हूँ। और अगर आप सिर्फ कुदरती चीज़ों पे, जो अल्लाह ताला की नेचुरली जो चीज़ें, दरख्त पे लगा हुआ फल या सब्ज़ी जो है वो हो गई, जैसे अनाज उग रहा है, उस चीज़ को ताज़ा ही इस्तेमाल किया जाए, प्रोसेस ना किया जाए। आप देखेंगे 80 to 90% बीमारी हमारी ज़िंदगी से निकल जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही ये बात बिल्कुल ठीक है,
लेकिन हमारे यहाँ लोगों के अंदर जल्दी बहुत है। हाँ। जल्दी इस वजह से बहुत है कि ज़ाहिर है जो आप जिस तरीके से बता रही हैं वो एक तो कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नाम की तो चीज़ ही नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक सिस्टम, अगर मैं किसी बड़े की बात करूँ, उसने अपना सिस्टम इतना ख़राब किया हुआ है, अब वो चाहेगा कि जी आपने कोई फ्रूट उसको रेकमेंड किया, वो खाते ही सुबह सही हो जाए, तो इट्स नॉट नहीं पॉसिबल। लेकिन हमारे यहाँ इतनी जल्दी होती है कि हम कहते हैं जी हमें फास्ट चाहिए कि अभी मैं आपसे मिलके गया हूँ, बाहर निकलूँ सही हो जाऊँ। अच्छा देखिए, ये भी माइंडसेट है, ये हमारे दिमाग का सारा खेल है। डॉक्टर भी आपको कोई ऐसी चीज़ तो देता नहीं है, मतलब अगर हम एलोपैथिक की बात करें तो एंटीबायोटिक का भी कोर्स होता है ना, बिल्कुल। एक दिन में तो आराम नहीं आता है। कि अगर आपका कोई तबीयत ख़राब है, कोई फ्लू ही हो रहा है 5 दिन है, कोई वायरस है 5 से 7 दिन, तो आपको मेडिसिन खानी है। और जहाँ तक मैं डिफरेंट कंडीशंस की बात करूँ तो 4-4, 6-6 महीने इलाज चलता है, और कुछ ऐसे इलाज हैं जो कि सालों चलते हैं। बिल्कुल। तो उसमें भी तो हम लगे हुए होते हैं। अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसको कुदरती तरीके से कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। देखिए, ऑटिज़म का कोई इलाज नहीं है, ADHD का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, OCD का कोई इलाज नहीं है। ये सारी चीज़ें सिर्फ लाइफस्टाइल से चेंज होती हैं। PCOS में डॉक्टर कहते हैं जी सर्जरी होगी, सिंपल ऑपरेशन करना है, कोई इलाज ही नहीं है। बट हम कहते हैं सिर्फ 3 महीने दे दीजिए, 3 महीने में अगर तबीयत सही नहीं होती है तो फिर जो डॉक्टर कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि फिर आप उसी तरफ जाइए। लेकिन 3 महीने मतलब इतनी जल्दी आप ना करें कि कोई चीज़ अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को निकाल के आप फेंक दें। आप पहले उसको अल्लाह की अता करदा चीज़ों से सही करने की कोशिश कीजिए। अगर वो हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो आपको अल्लाह मतलब नबी पाक ने भी कहा है कि जाके इलाज करवाओ, तबीब के पास जाओ। लेकिन साथ साथ जैसे उन्होंने कहा कि अगर दिल का दौरा पड़ा है तो आप तबीब के पास लेके जाएं, लेकिन साथ में उन्होंने इलाज भी बताया कि अजवा खा लें घुटली के साथ। तो इलाज तो बता दिया, लेकिन तबीब की भी हिदायत कर दी कि आप इलाज घर में बैठ के नहीं कर सकते, आपने लाजमी जो है डॉक्टर को दिखाना है, उसे कंसल्ट करना है। आपको नहीं पता कि आपको कौन से विटामिन सूट करेंगे, आपको कैल्शियम की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आप ज़्यादा कैल्शियम लेंगे तो आपकी किडनी में स्टोन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होता है कि आपका टेस्ट होना ज़रूरी है, आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री जो है डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। और उसके बाद जो भी जिसके पास भी जा रहे हैं आप उसको फॉलो कर लीजिए। मैं कहती हूँ किसी के पास भी, हम स्किन की भी अगर बात करते हैं, हम कहते हैं 3 महीने लग के इलाज करें। उसके बाद आपको लगता है जी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है या मुझे इससे कोई मसला है, तो फिर आप अपना स्विच कर सकते हैं, तरीका भी और डॉक्टर भी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि रंगों से भी होता है, हमने ये सुना है कि जो रंग होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अहम होते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़ाहिर इस चीज़ को लोग मानते नहीं। एक वैसे एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, जो इसकी नॉलेज रखते हैं वो तो मानते हैं, लेकिन एक आम आदमी इसको नहीं मानता। अच्छा, जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, हाँ। बहुत हाइपर रहते हैं, उन्हें कौन सा कलर सूट नहीं करता और किन कलर्स के सामने रहेंगे या उसका इस्तेमाल कह लें आप करेंगे तो वो जो है थोड़े ठंडे रहेंगे? आप गुस्सा ही क्यों लेके आए? तो सबसे पहले मैंने इस वजह से बात करी कि हमारे यहाँ अभी इस्लाह माशरा पे बात हो रही है हाँ, ना, तो हमें ज़्यादातर लोग गुस्से में नजर आते हैं और रमज़ानों में ज़्यादा नजर आते हैं। हाँ, वो एक्चुअली उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जो कि रमज़ान की तालीम है कि अपने नफ्स पे काबू रखना है, सब्र बर्दाश्त और जैसे कहते हैं ना ईसार का, वो तो हमें है ही नहीं। बेसब्री, जैसे इलाज में भी आपने कहा बेसब्री बहुत है। गुस्से की जो बात की, पहली चीज़, जब तक हम जो चीज़ खुद सही नहीं करना चाहेंगे वो ठीक नहीं होगी। ठीक है। जब हम खुद चाहेंगे तो अल्लाह ताला उसके रास्ते भी बनाएगा और जो रास्ता दिखाएगा उस पर शिफा भी अता करेगा, ठीक है। चाहे वो आपका तरीका इलाज हो, चाहे आपकी ग़िज़ा हो, चाहे आपका मिजाज हो, कुछ भी हो। अगर गुस्सा जिसको बहुत आता है, नेचुरली कुछ लोग हाइपर होते हैं, मिजाज में ऐसा मतलब अंसर होता है, उनको रेड कलर से दूर रहना चाहिए। रेड कलर हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जो बहुत लेथार्जिक होते हैं, डल होते हैं या एनेमिक होते हैं, हम उनको रेड कलर जो इस्तेमाल करने का, लाल रंग का इस्तेमाल बताते हैं। और कैंसर के पेशेंट्स को लाल रंग का इस्तेमाल बताया जाता है, ठीक है। तो उनको एक तो रेड कलर से इज्तनाब करना चाहिए। सेकेंड ये कि उनको वाइट कलर एक सूदिंग एंड कामिंग इफ़ेक्ट है, ठीक है। आपने भी एक बात की, मेरी बात डिफरेंट हो जाएगी कि लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन आप सोचें हम सर्दियों में कौन से रंग इस्तेमाल करते हैं, हम खुद ब खुद डार्क कलर्स पे चले जाते हैं। बिल्कुल। और गर्मियों में हम लाइट शेड्स पे आ जाते हैं। एज के साथ हमारा मूड चेंज हो जाता है, हालात के हिसाब से, खुशी है तो कुछ और पहन रहे हैं, गम है तो कुछ और पहन रहे हैं। इसका मतलब कलर इफ़ेक्ट तो कर रहा है ना। हम गम में लाल रंग पहन के क्यों नहीं जा रहे? हमें इतना सेंस है, तो अगर हम कलर का सिलेक्शन सही करते हैं तो आपकी शख्सियत पे अच्छा असर पड़ता है। वाइट कलर और दूसरा ग्रीन कलर बैलेंसिंग कलर है।
अच्छा, ग्रीन। ग्रीन कलर। अच्छा, ये जो एक बात कहते हैं कि जी काला कलर जो है ये बड़ा ही कोई, जिसे हम क्या अल्फाज यूज़ किया है, रोबदार कह लें, तो क्या काला कलर जो है ये अपने अंदर कोई अफादियत रखता है या इसका इस्तेमाल क्या है? काले कलर को लेके बड़ा एक वो होता है, इस वक्त काला क्यों पहन लिया, या शादी है तो काला अच्छा, क्यों पहन ये लिया? तो ज़ाहिर से अलग अलग लोगों के अपने अपने Myths हो कॉन्सेप्ट गई हैं। बिल्कुल मिस हो गई हैं। बट देखिए सारे कलर बहुत खूबसूरत हैं और यूँ समझ लें कि कलर क्या है। कलर जैसे कौज़ो कज़ा, बारिश के बाद कलर, आसमान साफ़ सुथरा है, 7 रंगों की कौज़ो कज़ा क्यों आती है? 7 रंग आते हैं। हमारा ऑरा 7 कलर्स का बना हुआ है। इंसान का जो ऑरा है वो 7 कलर्स का बना हुआ है। 7 रंगों को मिल के ही दुनिया बनी है। उन कलर के कॉम्बिनेशन से हर कलर बन रहा है। ये कलर कोई एक कलर नहीं था, इसको मिलाया है तो एक कलर बना है। बेसिक जो प्राइमरी कलर्स हैं उनके साथ चीज़ें बन रही होती हैं। ब्लैक कलर जो है रौबदार, उसको इसलिए कहते हैं कि वो हर रंग को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, छा जाने की सलाहियत रखता है। एग्जैक्टली, उसमें धब्बे भी नहीं पता चलते। हाँ, इसमें एक फायदा है ब्लैक में। मैल भी छुपा लेता है, लेकिन इस पे फिर लोग सफाई का ख्याल भी नहीं करते। हाँ, लेकिन ये ब्लैक में ये होता है कि एकदम कोई स्टेन, क्योंकि व्हाइट पे अगर एक स्टेन लग जाए तो शर्ट बहुत खराब। बुरा लगता ब्लैक है। का बहुत देर में पता चलता है। ये मतलब ये समझ लें कि वो हर चीज़, बुराई को भी छुपा ही रहा है, मतलब मैल को भी छुपा रहा है, बुराई को भी छुपा रहा है। और कलर मतलब उसको रौबदार जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इसलिए है कि वो हर कलर पे हावी हो जाता है। तो गर्मियों में हम काला रंग इस्तेमाल करने को क्यों मना करते हैं कि सूरज की सारी तमाज़त, जितनी भी चीज़ें, वो सब अपने अंदर समो लेता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वजह से जो है कहते हैं गर्मी ज़्यादा लगेगी, तो धूप कालो में- पहनो तो गर्मी हाँ, ज्यादा लगती भी है, ये बिल्कुल। हकीकत और भी है। कि अबाया भी हम कहते हैं ख़वातीन को कि भाई बेटा हल्के रंग के, लाइट कलर्स के अबाया या स्कार्फ इस्तेमाल करें गर्मियों में खासकर, वरना जिस चीज़ से बच रहे हैं वही डायरेक्ट आपके ऊपर डायरेक्ट आ रही है और वो एब्जॉर्ब कर रहा है सारे कलर्स को। ये वैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की, जो गर्मियों में हम काला कलर पहनते हैं तो वाकई में बहुत गर्मी लगती है, चाहे कपड़ा पतला ही क्यों ना हो, लेकिन लगती है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि रेड, जिनको गुस्सा आता है वो रेड कलर से ज़रा दूर रहें, क्योंकि ज़ाहिर है उसके फिर कोई ना कोई चीज़ें होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने फ्रूट्स की बात की और कुछ वेजिटेबल्स हैं, तो माशाल्लाह आप लोगों को तो इतनी इसमें आप अबूर हो चुका होता है कि पता होता है कि कौन सा फ्रूट जो है ये किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सूट करेगा। वैसे तो फ्रूट अच्छे होते हैं खाने में, हाँ। लेकिन अगर वज़न कम करना चाह रहे हो तो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, ग्रे फ्रूट पीते रहो। अच्छा, उसमें कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि मैदे में प्रॉब्लम शुरू हो जाती बिल्कुल है, ऐसे ही तो कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्या वाकई ग्रे फ्रूट वज़न घटाता है? देखिए सिट्रस है वो, और सिट्रस जो विटामिन सी है, कोई भी सिट्रस चीज़ ले लें वो हमारा फैट जो है जल्दी से, लाइक हमारे उसको यूँ समझ लें कि मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, हम किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। एक ज़माने में लीमू बहुत पिया जाता था, बिल्कुल। निहार मुँह, जिसको देखो लीमू पी रहा है। निहार मुँह, नींबू, गर्म पानी और हाँ शहद, बस। घटा हुआ है अच्छा, ये टोटका। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल का तरीका और किसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आते हैं ग्रेप फ्रूट के ऊपर। एक ज़माने में ग्रेप फ्रूट का बड़ा क्रेज़ था, जिसको देखो ग्रेप फ्रूट। अब साइंस ने उसके ऊपर नई रिसर्च निकाल ली है कि जी ये भी नुकसानदेह है। अब हमारे भी जो जब रिसर्च करते हैं कुछ नया नया निकलता आता है। अल्लाह ने उसके अंदर ये खासियत रखी है कि वो आपकी चर्बी को काटता है, घटाता है। उसके जो एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, हमारे फ़ैट को घटाने के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब डिज़ोल्व करने के लिए, फ़ैट को मेल्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसको आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका आपने देखा होगा टेस्ट जो है बड़ा तीखा सा, खट्टा और चुभने वाला, मतलब बिल्कुल। लगता है, कड़वाहट होती है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है वो, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है वो, सिर्फ वेट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसको इस्तेमाल जब आपने करना है तो या तो कॉम्बिनेशन में करेंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद गैप करेंगे, वरना अल्सर हो जाएगा। एग्जैक्टली। ऐसे कि पेट जो है, मैदा जो है अपना एसिड खुद बना रहा है डाइजेस्ट करने के लिए, उसमें आप मज़ीद एसिड डाल रहे हैं किसी भी तरह से, जो मतलब जो सिट्रस है वो एसिडिक फॉर्म है। बिल्कुल। तो जब एसिड जब बढ़ जाएगा, उसमें कुछ और नहीं जा रहा, आप डाइट भी कर रहे हैं, आप खाली पेट हैं और सिर्फ उसमें एसिड जा रहा है और एसिड निकल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो बर्न कर देगा। आपकी जो पूरी जो स्मूदिंग लेयर है, एंजाइम की जो लेयर है, वो उसको जला देगा। फिर क्या अल्सर होता है, गैस्ट्राइटिस होता है। और सारी चीज़ें। ये सवाल मैंने इस वजह किया क्योंकि हमारे यहाँ ना लोग कोई चीज़ सुनते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे या वैसे किसी के मुंह से सुन लिया, भाई आपका वजन कैसा है, मैं जी मैंने ग्रेप फ्रूट पिया। अब जो लोग जिन्हें इस चीज़ की नॉलेज है, कि जैसे डॉक्टर साहब आए हैं और कोई डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछ ज़रूर लें। ये नहीं कि कोई भी चीज़ आप एक दिन में 3-3 4-4 ग्लास पी दें। काफ़ी मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिनको बाद में मैदे का बड़ा इशू हुआ, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हैं? हूँ। ज़ैनब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जनाब क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं बना रही हूँ बिहारी चिकन।
और बिहारी मिंट चिकन। लेमनेड बन रहा है साथ ड्रिंक में। बिहारी चिकन क्यों उसका नाम है? क्या बिहार से आया था? क्या रीजन बिहार क्या से बिहारी आया चिकन क्यों? होगा, तभी बिहारियों की इजाजत होगी। जब अच्छा, भी ये बिहारी- मतलब मैं एक बात बताऊं, ये किसी को पता नहीं होता। हम सुनते हैं जी बिहारी चिकन, सिंधी बिरयानी, तो भाई फलाना। सिंध से सिंधी बिरयानी, बिहार से बिहारी चिकन, तो ये बिहारी चिकन पंजाबी वहीं से आया बिरयानी हुआ होती है ना, पंजाबी पुलाव होता है, पंजाबी ठीक है। बिरयानी होती है, तो इसी ये तरीके इस से वजह से बिहारी चिकन नाम इस है। वजह से बिहारी चिकन ठीक है, है। किस तरह ठीक है? बनेगा ये बता बस ये दें। मैंने मैरिनेट किया हुआ है इसको बिहारी मसाले के साथ, अदरक लहसुन नमक, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि सिंपल आप किचन कैबिनेट्स वाले मसाले होते हैं, और बिहारी मसाला। ठीक है, बट इसमें हम अभी डालडा में कुकिंग करेंगे, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, इसको थोड़ा शाइन देने के लिए। और क्योंकि ना बदला डालडा ना बदले रमज़ान की बरकत है, और 80 साल से औरतों का, हमारी माओं का जो एतमाद है वो डालडा पर है, और इसीलिए डालडा को कामयाब बनाने में हमारी माओं का हाथ है। सो जहाँ ममता वहाँ डालडा। बिल्कुल, जहाँ माम था वहाँ डालडा। अच्छा, ये बताएं कि कितना टाइम लगता है इसको बनने में, बस और मैंने, ये ग्रेवी में इसको बनता है, मैंने- किस में बनता है? जी, चाहे तो थोड़ी बहुत ग्रेवी रख सकते हैं, ड्राई भी बनता है, बट मैंने इसको आधा घंटा पहले मैरिनेशन इसकी कर दी थी। अब मैं इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो ये जी। कितनी देर में बन जाएगा? आधे घंटे में? आधे घंटे में बन जाएगा, 15 मिनट्स में बन जाएगा, क्योंकि मीट टेंडराइजर जो है ना वो बिहारी मसाले में ऐड होता है, तो उससे हमारा कुकिंग टाइम थोड़ा और कम हो जाता है। अच्छा, ये वैसे नॉर्मली लोग ज्यादातर स्पाइसी खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, और आप कैसे स्पाइसी बनाएंगी या मैं मीडियम normal? बनाऊंगी कि सब अच्छे तरीके से जो है खा के इसको एंजॉय कर सकें। हाँ, क्योंकि शहरी के बाद फिर मैदे के दर्द की गोलियां हमें ना हाँ जी, खानी पड़े। वैसे बिल्कुल तो डॉक्टर ऐसा है। साहब हमारे पास हैं, तो हम कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। इस पास से मीडियम ही रखिएगा, और Medium थोड़ी spicy ग्रेवी भी में, रख दीजिएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि रोटी ऐसे। के साथ हम खा सकें। बिल्कुल आप एंजॉय करेंगे हाँ, इसको ये रोटी के तमाम साथ। चीज़ें बड़ी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट होती हैं जी। और बिल्कुल जब भी खाने खाते हैं ना, तो हम लोग जो देसी होते हैं ना, वैसे तो अलग अलग तरह के आगे, देसी को ये पसंद है। अच्छा, ये जो मैंने वार्डरोब पहना है, मैं इसका भी थोड़ा सा आपको बता दूं। ये वार्डरोब है बारी एंड सन्स का, और बड़े अच्छे इनके पास सलवार कमीज की वैरायटी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से जाके जो है वो स्टिच करवा सकते हैं। पायल जी, बात हो रही थी इस्लाह माशरा के हवाले से। मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, अगर हम बात करते हैं इस्लाह माशरा के हवाले से, तो हमारे माशरे में हमें कुछ मनफी ऐसी चीज़ें नज़र आने लगी हैं जो पहले के दौर में नहीं थी, और अब अगर कोई उसको ठीक करने जाता है तो उसको ही तनकीद का सामना करना पड़ जाता है कि भाई आप पहले अपने आप को देख लें, या अलग अलग किस्म की बातें। माशरे में इस्लाह का सही तरीका क्या है, और ये जो मनफी चीज़ें इस वक्त हमारे सामने ज़्यादा आ रही हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, कुन्तुम खैरा उम्मती उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो रब्बुल आलमीन है। लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो कि रहमतुल आलमीन है। शरीफ भाई, आपने जो बात फरमाई कि इस्लाह माशरा का सही तरीका क्या है, और हम क्या इस्लाह करते हुए हमें जो तनक़ीदी पहलू का सामना करना पड़ता है, इस पर हम क्या रुक जाएं या क्या किया जाए। तो आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। सूरह आले इमरान की आयत है, 110वीं आयत की है, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। कुन्तुम खैरा उम्मती उख़रिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए, यानी तुम लोगों के लिए लाए गए हो। क्यों? तअमुरूना बिल मारूफ़, तुम क्या करो कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। यानी अब ये बात साबित हुई कि उम्मत मुस्लिमा का जो अल्लाह ताला ने जो ड्यूटी या आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी लगाई है, जहाँ आप एक मुसलमान हैं, वहाँ आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ख़ुद तो नेकी पे अमल करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बुरा काम कर रहा होगा, ये बुराई कर रहा होगा, आप कहें भाई ये तो इसका फेल है ना, कहते हैं ये अपनी कब्र में जाएगा, मैं अपनी कब्र में जाऊँगा। ऐसा नहीं है। आपके ऊपर लाजिम है कि अगर आप बुराई देखें तो उसे आपने रोकना भी है और नेकी का हुक्म भी देना है। फिर अल्लाह के रसूल ने इस आयत को, इस ज़मन में, इस हदीस में थोड़ा और वजाहत फरमाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम क्या देखो, जब तुम बुराई देखो तो फरमाया पहले हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से कहो, ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर दिल में उसको बुरा जानो कि वो अमल बहुत ख़राब है, कि ख़ुद भी नहीं करना और दिल में बुरा। फरमाया ज़ालिका दफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। अच्छा मोहसिन भाई, इधर यही एक कॉन्फ्लिक्ट आता है जहाँ हाथ से रोकने की बात आती है। वहाँ हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि जी हाथ से रोकने का मतलब पकड़ के मारना शुरू कर दो रोड पे। इसको थोड़ा क्लियर करेंगे, किन चीज़ों पर हाथ से रोकने का हुक्म है और उसका तरीक़ेकार क्या है? देखें, हाथ से रोकने से क्या मुराद है कि आप उस चीज़ को, जो आप मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है बुरा फेल अंजाम दे रहा है, मिसाल के तौर पे, तो हम उसको कोई ये कह सकते हैं कि उसको समझा सकते हैं, इसकी सलाह कर सकते हैं कि भाई ये आपने नहीं करना, या ना कि उसके साथ जाते उसको लोगों के सामने बदनाम शुरू कर दें, मारना पिटना शुरू कर दें, बल्कि उसको इस्लाह तरीके से बयान किया जाए। एक मिसाल छोटी सी देता हूँ कि इमाम हसन हुसैन छोटे से बच्चे थे,
एक शख्स आए वज़ू कर रहे थे, वज़ू गलत तरीके से कर रहे थे, तो उन्होंने उनको डायरेक्ट कहने के बजाय ये कहा कि आप हमें देखें हम कैसा कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा तो मान लिया कि हाँ आप ठीक थे, मैं गलत था। तो इस्लाह का तरीका है कि अपने ऊपर भी ले आकर दूसरे की इस्लाह की जा सकती है। बिल्कुल जी, इस्लाह जो है वो आप इस तरह करें, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर लोग इस्लाह के चक्कर में दूसरे की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, और ये दिखाना कि जी सबके बीच में आप किसी को इस तरह करें, तो ये तरीका गलत है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी जो मेहमान हमारी निशिस्त पे मौजूद हैं वो हमारी बड़ी हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं। सियासत से उनका ताल्लुक़ है और MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, और जब भी हमारी निशिस्त पे आते हैं तो बड़ी हमें खुशी भी होती है, और इनसे ज़्यादातर हमारी मुलाकात रमज़ान की निशिस्तों पर ही होती है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सत्तार भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक भाई, सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया कि आप हमारी निशिस्त में आते हैं, और रमज़ान के महीने में ज़्यादातर आपसे मुलाकात हो पाती है। तो ऐसा है ना कि अगर आप नहीं भी बुलाएंगे तो मैं दूसरी सहरी पे खुद ही आ जाऊंगा। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, और फारूक भाई की वाकई में ये मोहब्बत है, बड़ा बाकायदगी से जो है वो सिलसिला एक बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, और एक बड़ी ज़ाहिर मसरूफियत होती है, लेकिन उसमें से हमारे लिए टाइम निकालते हैं, ये इनकी मोहब्बत है हमारे लिए। फारूक भाई, क्या चल रहा है आजकल सियासत में? गहमा गहमी हम सुन रहे होते हैं, कभी कोई खबर आ रही होती है, कभी कोई खबर आ रही होती है। अब आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताएं कि इस वक्त सियासत में चल क्या रहा है? मेरे ख्याल में सियासत में ही कुछ नहीं चल रहा, बाकी सब जगह सब कुछ चल रहा है। अच्छा। अगर सियासत में चलने लगे सब कुछ तो मेरे ख्याल में सियासत ही हमारे जुमला मसाइल, कौमी मसाइल, सूबाई मसाइल और फिर जो इलाकाई और शहरी मसाइल होते हैं उनका हल मेरे ख्याल में सियासत के ज़रिए से ही ढूंढना चाहिए। लेकिन चूँकि सियासी जमातें, उनमें यह रवैया वक्त के साथ पैदा हुआ है, एक खुद सरी है, एक ज़िद है और एक अना है कि हम 100% सही हैं और जो अगला है वो 100% गलत है। अगर ये गुंजाइश निकाल दें कि भाई हम भी कहीं कहीं गलत हैं और जो सामने वाला है वो भी कहीं कहीं सही है, तो मेरे ख़्याल में एक दूसरे की कबूलियत और एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने से जब बात शुरू होगी तो एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने और फिर आपस में बाहम सर जोड़ कर बैठने, और 25 करोड़ आवाम को, इस पूरे मुल्क को जो है वो इस वक्त वो जिस मायूसी का शिकार है, बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत को लेकर, बिजली, तेल, गैस की कीमतें साथ में आसमान से भी ऊपर चली गई, एक आम शहरी ज़िंदा दरगोर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर, और ये कोई एक जमात इन सारे मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकती, उसके लिए सबको सर जोड़कर बैठना होगा और एक कौमी एजेंडे को वज़ा करना होगा। मैं समझता हूँ उसके बग़ैर मुझे नहीं लगता कि कोई ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा। देखें, हो ये रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस फ़र्ज़ कर लें कि कुछ भी नहीं, ज़ीरो है, और मैं जो दूसरा हुकूमत में उसकी नाकामी का और उसके गिरने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि फिर मेरी बारी आएगी। बिल्कुल, मतलब मैं ख़ुद आवाम को मुतमईन करने, मुतासिर करने, उनके एतमाद को बहाल करने के लिए, उनसे दोबारा अपने आप को जोड़ने के लिए उस तरह से कोशिश नहीं कर रहा जिस तरह से मुझे करनी चाहिए। मैं अपनी MQM की ही बात नहीं कर रहा, मैं सारी जमातों की बात कर रहा हूँ। इसका सब पे ही इतलाक़ होता है। वो सब ये समझते हैं कि हमने आवाम को और अपने वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, और फिर जो अपोजिशन में जमातें होती है वो ज़रा ये समझती है कि हम तो हुकूमत इन वेटिंग है, तो लिहाजा हम इस हुकूमत को ना चलने दें ताकि ये जितनी जल्दी गिरेगी। अच्छा, लेकिन उस चक्कर में जो सियासी अदम इस्तेहकाम और पहले से एक संगीन माशी अदम इस्तेहकाम और बहरान है वो और ज़्यादा गहरा होगा। तो अब यहीं पर जो है वो सियासी बुर्दबारी, सियासी बसीरत और जो पुख्तगी और मैच्योरिटी है उसका मुजाहरा करना, उस वही। अच्छा फारूक भाई, जैसे कि आपने कहा कि आप भी खुद भी इस बात को एडमिट करते हैं कि जो आवाम है इस वक्त वो महंगाई के, बेरोज़गारी के और स्ट्रीट क्राइम के, इन तमाम चीज़ों के बोझ तले दबी है। वहीं एक सवाल ये आता है कि आप लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, तो फिर इन चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं करते? क्या आप अपनी बात पहुँचाते हैं, वहाँ से उस तरह रिस्पॉन्स नहीं आता? रीज़न क्या है? अब मैं समझता हूँ कि हम तो अपनी बात भरपूर तरीके से वहाँ पहुँचाते हैं जो हमें मौका मिलता है, और एक ऐसा ट्रायंगल है जो कंप्लीट नहीं है ना। देखें, यहाँ पर है, ये है PMLN जिससे हम भी जुड़े हुए और पीपल्स पार्टी भी, ये पीपल्स पार्टी और ये MQM, लेकिन इनके दरमियान या सूबे में कोई इक्वेशन नहीं है। उस माहिदे के बावजूद जो कि PDM 1 में हुआ था 16 माह की हुकूमत में, जिसके ज़ामिन शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान भी थे, और आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर साइन किए थे MQM के साथ,
जब पीटीआई की हुकूमत से अलग हुए थे, तो मेरे ख्याल में उन 16 महीनों में भी कुछ नहीं हुआ, सूबे में कुछ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तक बात पहुँच गई कि MQM की तकसीम की वजह से या बहुत सी और वजूहत की बिना पर जो उसकी अपनी गलतियाँ और ख़ामियाँ हैं और कुछ साजिशें भी उसके ख़िलाफ़ मुसलसल रहीं, तो सबका मिला के तो वो समझ रहे हैं कि MQM का वजूद ख़त्म हो गया। लेकिन MQM को किसी ने उस तरह से रिप्लेस भी तो नहीं किया ना शायरी। या तो एक रिप्लेस हो गई होती और कोई और जमात आगे भरपूर तरीके से शहरी सिंध की नुमाइंदगी करती, और दही सिंध से अक्सरियत लेने वाली जो भी सूबाई हुकूमत है, कोई कायम अली शाह है, फिर मुराद अली शाह है, फिर कोई और शाह आ जाएंगे, कोई भी रिप्लेसमेंट हो जाती। हाँ, लेकिन वो उनके सामने कोई और जमात भी तो ऐसी नहीं है। देखें ना, अगर जमात इस्लामी वाकई में अगर MQM को रिप्लेस करने है, और MQM ने तो मौका भी दे दिया था कि भाई बल्दियाती इलेक्शन में हमने हिस्सा नहीं लिया, जमात इस्लामी वहाँ पर नंबर 2 है, लेकिन मुझे बताइए कि जमात इस्लामी नंबर 2 होने के बाद 20,000 पेंशनर्स का लड़ाई हम लड़ रहे हैं, KDA, KMC, 25 टाउन्स और कराची वाटर सीवरेज बोर्ड कंपनी, उनके 2017-18 से उनके वाजिबात कम्यूटेशन और ग्रेजुएटी नहीं मिली, और इनमें 20,000 में 2,500 तो ऐसे कि जिनको माना ही नहीं जा रहा कि ये रिटायर हुए हैं और इनके पेंशन भी नहीं दी जा रही। पहले तो ये कि पेंशन हर माह मिलती है, लेकिन देखिए किसी की बेटी की शादी, किसी के बेटे की शादी, किसी को अपने घर की किस्तें देनी, किसी ने कोई मनसूबाबंदी की कि मेरी तनख्वाह से पैसे कट रहे हैं, वही पैसे अगर जब मैं रिटायर होऊंगा मुझे ना मिले, तो इससे बड़ा मेरे लिए सदमा क्या होगा। फारूक भाई, फिर हल क्या है? देखें, जो आप बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हम उन बातों को मानते भी हैं, लेकिन देखें हल क्या है? कोई भी शख्स है वो वोट देता है, आपको या किसी को भी, वो वोट इस वजह से देता है कि हमारे मसाइल का हल होगा। अगर हम कराची की बात करें, जिन्होंने MQM को वोट दिया उनकी उम्मीदें आप लोगों से हैं, लेकिन अब ये बैरियर, आपकी बात ठीक है कि एक बैरियर है, इसका हल क्या है? किस तरह हम इस प्रॉब्लम से निकलेंगे? देखें, इसका हल मैं आपको बताता हूँ, बतदरीज है और हम बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमने तो एक रास्ता इख्तियार कर लिया है कि हम बहुत डिफाइंट होकर, बहुत मजबूत होकर अपनी तंजीमें नौ करें, और उसके साथ साथ नया खून, नए लोगों को जो है तंजीम में तेज़ी से शामिल करें, स्ट्रक्चर में। अगले इंतखाबात की तैयारी करके वहाँ भी 35 साल से कम उम्र के लोगों को उतारने की तैयारी करें। 50% तंजीम में, 50% वहाँ होने चाहिए ये नौजवान। अच्छा, ये तो एक हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, हमने जो अब सख्त लहजा इख्तियार करना शुरू किया, और 3-4 हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हुई, चाहे वो डंपर कंटेनर के हवाले से हो, मैं बिल्कुल उसी की तरफ आ रहा हूं। समझ रहे हैं ना, जिसमें बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ, सफाकी के साथ, दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए, लाइसेंस है नहीं है, तरबियत है नहीं है, नशे की हालत में या किस हालत में, और 90% हादसा दिन में हो, 100 से ज़्यादा जाने बेकसूर शहरियों की, उनका इतलाफ़ हो जाए, तो उसके बाद किसी ना किसी को ज़िम्मेदारी कबूल करनी है। और जब ये देखें ना, लोगों ने रिएक्शन देना शुरू किया, कोई हमारे इश्तियाल दिलाने से नहीं, हमने तो वार्निंग दी, इंतबाह किया कि देखें अगर इसको नहीं रोकेंगे तो ये कंटेनर, और वो जले, तो उन्होंने कहा ये तुम लोग इश्तियाल दिला रहे। आफाक अहमद साहब ने इस पर आवाज़ उठाई और उसके बाद उन्हें जो है फिर वो गिरफ्तार कर लिया गया। आप क्या समझते हैं, आफाक अहमद साहब ने जो आवाज़ उठाई थी, क्या वो सही उठाई थी? बिल्कुल सही उठाई थी। देखिए ना, लोगों के दिल में जो है, उनकी जो उमंगें हैं, वो जिस कर्ब में मुब्तला है, उसे निकालने के लिए उनको एक अगर कहीं से भी तिनके का सहारा मिलेगा तो डूबता तो उसको पकड़ेगा ना। आफाक ने सही उठाई, और हमने भी अपनी जो सियासी बुर्दबारी हो सकती है कि भाई हम और वो कई चीज़ों पर तो एक ही बात कर रहे हैं ना, उसने अगर लीड ली इस रोल में तो हमें उसका साथ देना चाहिए, और हमने कहा कि उसे रिहा किया जाए, उसकी गिरफ्तारी की मजम्मत की, और जितनी उजलत का मुजाहरा उसकी गिरफ्तारी में किया गया, तो हमने कहा कि भाई काश वो जो कातिलों की गिरफ्तारी में भी उतनी ही तेज़ी और फुर्ती दिखाई जाती, वो नहीं की गई। सोशल मीडिया पे यही फिर सवाल एक जा रहा था। कॉन्फ्रेंस भी हुई जो शर्जील मेमन साहब ने की, हालांकि मुझे इस्लामाबाद से बुलाया कह कर कि चीफ मिनिस्टर करेंगे, तो मैं आ गया, लेकिन मैंने फिर साफ वाजे किया कि भाई मैं तो समझा था वो मैं आता नहीं, अगर CM का होना चाहिए, इतना हसास मामला है ना, और हमने उठाया, और फिर आपको पिंच महसूस हुआ ना भाई, आपको तकलीफ़ हुई हमारे लफ्ज़ों से, हमने आईना दिखाया। अब हमने जब ये सब कर लिया, और आप कह रहे हैं कि इंतज़ामी मामला सियासी नहीं, चले भाई हम भी नहीं सियासी बनाते, ना लसानी बनाते, ठीक है, अक्सरियत उर्दू बोलने वाले मेवाती, गुजराती, काठियावाड़ी वो गुजरे, लेकिन पंजाबी, बलोच, सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, सिंधी, वो भी तो मोटरसाइकिलों पे आ रहे जा रहे हैं ना, वो भी इंसान है, है ना। तो हर पाकिस्तानी मुतासिर हुआ कराची में,
अब जब ये सिचुएशन हो गई है तो आप कह रहे हैं इंतज़ामिया, तो मैंने कहा इंतज़ामिया किसके अंडर में है? हुकूमत सिंध के। पुलिस किसके अंडर में? हुकूमत सिंध के। ट्रैफिक पुलिस किसके अंडर में? हुकूमत सिंध के। तो जब सब आपके, तो फिर आप पॉइंट आउट भी तो करें से उस इंतज़ामी फेलियर में, वो तो फिर आपका फेलियर हुआ अगर आप अपनी उस इंतज़ामिया से, पुलिस से और ट्रैफिक पुलिस से काम नहीं ले सके। और दिन के वक्त जो पाबंदी है, बड़े कंटेनर, डंपर कंटेनर और ये टैंकर नहीं आ सकते उस तरह से, तो कैसे आए, कैसे चल रहे हैं? तो ये सारी बातें तो फिर आप ही के ऊपर आती। और फिर आप कहते हैं कि ये सिर्फ शोबदाबाजी हो रही है, लफ्ज़ों के माहिर हैं ये लोग। तो अच्छा, ये एक बड़ा अफसोस होता है मुझे सुन के, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन एक किसी fact इंसान की जान जाती है ना, तो एक इंसान की जान जा रही है, उस पर अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई भी पार्टी उठा रही है, आप भी उठाएं, बहुत अच्छी बात है, जो भी हो, तो उसमें इस चीज़ को नहीं जोड़ना चाहिए। एक तो हमारे यहाँ हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ से मंसूब कर दिया जाता है कि जी शायद इस मामले के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिस घर का जाता है वही जानता है। फारूक भाई, अगर आप लोग हुकूमत में होते, सिंध हुकूमत में होते, इसका हल क्या है? मैं बात कर रहा हूँ कि डंपर का, ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियादों में, इसमें कोई अभी तक जिसे कहते हैं ना कोई कमी आ गई हो, कमी नहीं आती है। वीडियोज़ हम देखते हैं, बड़ा अफसोस होता है, फिर हम यही कहते हैं भाई इनसे बहुत दूर रहा करो। इसका हल क्या है? मैं ये आपको बताऊं कि सिर्फ आपके और मेरे लिए और कराची वालों के लिए उम्मीद की एक किरण यह है कि हम जहां इस कराची को बदकिस्मत शहर समझ रहे हैं और है, उसके साथ जो सलूक हुआ सौतेली माँ से बदतर, MD कैट के इम्तिहान में बच्चे बैठते हैं तो उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। फिर जब वो दाखिला लेने जाते तो जिनका डोमिसाइल अभी हाल ही में कराची का बना, इंटरमीडिएट मैट्रिक कहीं का है, उन्हें दाखिला मिल जाता है क्योंकि उनके इंटरमीडिएट में उनकी पासिंग परसेंटेज बेहतर है। हमारे बच्चों की 30%, बाकी जगह की 80-80%। तो हर जगह कोटा सिस्टम की दाखिलों में अलग मार है, नौकरियों में अलग मार है। ये सारी कई धारी तलवारों से अब तो काटा जा रहा है ना। माशी कत्ल हो रहा है, जिस्मानी कत्ल हो रहा है, माशरती कत्ल हो रहा है। अब उसके बाद एक जो चीज़ रह जाती है वो ये है कि बुनियादी सहूलतें, पानी, कोई इजाफी पानी 16 सालों में नहीं आया। आखिरी K2 10 करोड़ मेरे वजारत के दौर में आया। उसके बाद K3 मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौरे मेयरशिप में आया 10 करोड़। अब ये 26 करोड़ गैलन है, उसके लिए भाग दौड़ करनी है तो वो हमने की। और अगले साल दिसंबर में इंशाअल्लाह ताला ये 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी हम दे रहे हैं। यानी हम बेख्तियार हैं, हमारे पास वो वजारतें नहीं, सूबे में हम हैं नहीं, फिर भी हमने सूबे से लेकर वापडा को जब ये दिया, तेज़ी से काम हो, उसकी निगरानी की, ये मुकम्मल होगा। बिजली के बिलों में 10 रुपये की कमी जो है वो इंशाअल्लाह ईद के बाद मुतवक्को है, क्योंकि वो IPPs को हमने इंगेज किया और जो वो कैपेसिटी चार्जेस पे बहुत ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे थे, हम उनसे बिजली ले ना लें लेकिन पैसे देने, तो उस पर उनको मनाया, समझाया, तो वो एक अफाका होगा। आखिरी बात जो आपने कहा, देखें एक चीज़ से मैंने सईद गनी से कहा और मुर्तज़ा बाब से कि देखें लोग अब बेजार हैं तांगे हमारी लड़ाई से। अब खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे गिरे, आपकी मेरी सियासत को उससे कटना है। अगर मेरा नुकसान आप समझ रहे हो रहा है ये कराची का, तो इसमें आपका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और इसमें PMLN का भी कोई फ़ायदा नहीं जो इस्लामाबाद में और जो मेरे पिंडी में इस मुल्क के दिफा के और रियासत के इदारे हैं उनका भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कराची चलता है तो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पिंडी सब चलता है, ये सबको मालूम है। तो मेरी आपकी उम्मीद की किरण है कि मैं जो अपनी कोशिशें कर सकता हूँ करूँ, जो इश्यूज़ को उठा सकता हूँ उठाऊँ, लेकिन मैं ये अगर कहूँ और दावा करूँ कि कराची में पाकिस्तान की मजबूती, इस्तेहकाम, बका, सलामती और दिफा का सौदा हो रहा है। बदतरीन बदउनवान हुक्मरानी रही है। तो मैं जब ये बात करता हूँ तो अब आगे जाके, अभी तक तो मैंने इश्यूज़ पर बात की ना, अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें जिस लेवल की करप्शन और जिस तरह के ठेकों में और कॉन्ट्रैक्ट्स में आ रही हैं उनके आदाद शुमार जब सामने आएंगे तो मेरे ख्याल में फिर इनको हुकूमत करना फिर इनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। फिर ये सोचना पड़ेगा कि अब सिंध की इस हुक्मरानी से जहाँ मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर किसी की तवज्जो नहीं है, जिसकी ज़िम्मेदारी चाहे वो मेयर हो चाहे वज़ीर आला हो। तो अगर नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? तो हमने कहा कि चलें एक शुरुआत करते हैं। 15 अरब हमारे पास है सड़कें, नालियाँ, गटर ये सही करने के लिए। तो हमने कहा कि अगर हम सारे काम करेंगे तो वो नहीं होंगे। अगर मुर्तज़ा वहाब साहब KMC के बजट से, सिंध के बजट से, सईद गनी, हम सब मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि नालियाँ, गटर, रसाव ये आप कर दें सही, ऊपर हम सड़कें बना देंगे, तो ये पुख्ता और पायदार सड़कें बनेंगी। अगर हमने वैसे सड़कें बना दी 15 अरब की तो 1 साल में टूट तो जाएंगी। कुछ उस पर कुछ पॉजिटिव, सईद गनी की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। उसने कहा माकूल बात है, मेरे दिल को लगती है, मैं अपने बड़ों से बात करता हूँ, जल्दी आपको बताता हूँ। अब वो चीज़ें जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे, टेंडर में जाने वाली, अगर काश वो थोड़ा जल्दी कर लें, मुझे बता दें, मुझे उम्मीद है
तो मेरे ख्याल में ये लोगों के लिए एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होगा, उनके लिए हवा का एक ताज़ा झोंका। वो बोलेंगे यार कहीं से तो एक ताज़ा हवा आई, और वो बोलेंगे चलें ये इस्लाह हो रही है, बेहतर ये लोग भी समझ रहे, रियलाइज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त लोगों को इस तरह के इक़दाम को बताने की, करने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि हम ये कर सकें, हमने कोशिश की। अच्छा फारूक भाई, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी तो उनसे बात होती रहती है, अभी कराची में एक और बड़ा अहम मसला है, जो यूनिवर्सिटी रोड पे एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो कब से खुदा हुआ है, बन के नहीं दे रहा है। मैचेस भी हो रहे हैं इसी उसमें, लोग 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक उनके लिए जैम रहता है। उस पर बात हुई कि ये कब कंप्लीट होगा? देखिए MQM के जब मेयर थे, मैं था या फिर मुस्तफ़ा कमाल भाई थे, और उस ज़माने में जो मेरे ख़्याल में तकरीबन तमाम मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हो जाते थे ना। अच्छा, तो हमारे पास कोई बोतल का जिन थोड़ी था कि हम उसे निकालते थे, उसको कहते थे कि बस ये मुकम्मल कर लो। और तो ज़ाहिर है कि निगरानी मुस्तकिल मुसलसल करनी पड़ती है, उसके फॉलोअप लेना पड़ता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, और ठेकेदार को, अपने अफसरान को बुला के उसकी जो मॉनिटरिंग का जो एक मैप होता है ना, उसको फॉलो करना होता है। अगर आप वो ना करें तो मेरे ख़्याल में फिर बस बन भी तो कंपटीशन में रहा है। अगर वफाक ने एक मंसूबा शुरू किया ग्रीन लाइन का, वो जो वहाँ से आ रहा है, औरंगी से शायद आ रहा है, तो इन्होंने जो है वो ऑरेंज या ये रेड लाइन जो है वो शुरू कर दी। फिर एक और एजेंसी वो भी शुरू कर रही है। अब बात सारी ये है कि कोई आके मॉनिटर बताए तो सही कि भाई इतना हो गया, अब ये करने वाले को ओनरशिप तो होनी चाहिए। वफाक से भी शायद कोई आके नहीं बता रहा कब मुकम्मल होंगे, सूबा बना रहा उससे भी नहीं हो रहा। तो ओनरशिप नहीं है, बस बेदिली के साथ काम हो रहा है, और वो जो प्रायोरिटी है वो किसी और काम पर है, तरजीहत किसी और काम पे। ऐसा लग रहा है कि ये काम जो है वो बस ना ही मुकम्मल हो तो अच्छा है। तो अब इसके बाद अब मैं ये कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को भी, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बहुत सारी बातों पर सुओ मोटो नोटिस सियासी तौर पर भी लेने होंगे, इंतज़ामी तौर पर भी लेने होंगे, और अदालती तौर पर भी लेने होंगे। अगर ये नहीं होगा तो इसमें सिर्फ हमारा अकेले का कसूर थोड़ी होगा। हम तो बेबसी बेख्तियारी के आलम में इन सारी चीज़ों को वक्त पर उजागर करके, अपनी भी कोताहियों और गलतियों का एतराफ़ करके, लोगों से माफ़ी मांग के, मतलब जब आगे हम कह रहे हैं कि भाई हमें सर जोड़ कर बैठना चाहिए। अच्छा फारूक भाई, इस वक्त जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़ाहिर है आप बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, उसमें कितने पैसों की ज़रूरत होगी कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इस वक्त में हम बड़ा परेशान हैं, कहीं ट्रैफिक में फंसते हैं तो फिर फंसे ही रहते हैं, और फिर अब हम लोगों ने भी उसका शॉर्टकट निकाल दिया कि यार ये रूट नहीं लो, ये वाला ले लो, फिर उस रूट पे भी ट्रैफिक आने लगता है। तो कितने पैसों की ज़रूरत होगी कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही हो जाए? 8 से 10 हज़ार रुपये के आपके महासिल हैं टैक्सेस ना वफाक के, उसमें से समझ लीजिए 8,000 अगर ले लें तो 4,000 अरब कराची से जनरेट होता है, आधा। अच्छा, अब कराची को इस 4,000 में से जो कराची दे रहा है, अगर 10% मिल जाए तो कितना होगा? 400 अरब, जबकि मिलता कितना है? 40 अरब। 40 अरब बस। और सूबे से कितना मिलता है? 20 अरब। 60 अरब, ये 1.5% जो मिलता है आपके रेवेन्यू में से, जो आप दे रहे हैं। टोटल मुल्क के रेवेन्यू की तो बात ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि फिर आप बताएं कि कराची में अगर ये 60 अरब लगेंगे तो लगेंगे, या ये भी इधर उधर हो जाएंगे? अगर एक कंबाइंड देखें ना, अब वहाँ मरकज़ में हो रहा है कि 20 से 21 ग्रेड, 19 से 20 ग्रेड की प्रमोशन में बिलाल भुट्टो जरदारी ने शोर मचाया कि पार्लियामेंटेरियन की निगरानी में चाहिए। फ़ौरन कमेटी बनी। अब ये प्रमोशन सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, अपने अफसर शाही के लोग खुद नहीं करेंगे, बल्कि ये भी ऊपर बैठेंगे। तो जब अच्छा, उसमें सारी पार्टियों के नुमाइंदे लिए जा रहे हैं। जब ये मामला इस तरह हो सकता है तो फिर चले ना सारे मंसूबों और की ये मुझे मॉनिटरिंग। बड़ा अफसोस होता है देख के। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पे देखता हूँ कि जिसमें खुद किसी का अपना कोई स्टेक होता है तो उसका फैसला भी फ़ौरन होता है, उस पर चीज़ें भी फ़ौरन होती हैं। लेकिन जहाँ आवाम है, जहाँ आवाम रो रही होती है, उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, लंबे वेटिंग कराई जाती है, फिर फैसला आता है, फिर कोई जाके साइन करेगा, फिर टेंडर निकलेगा, फिर होगा। तब तक जो है हम ये तकलीफ़ें सहते रहेंगे। मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हम इस वक्त यहाँ से बैठ के किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हम जानने की कोशिश करें। सहरी का दस्तरखान इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है, और बिहारी चिकन था ना? जी, बिहारी चिकन बनाया था। ज़ैनब ने बिहारी चिकन बनाया था। अब हम पहले फारूक भाई से पूछेंगे, फारूक भाई कैसा लगा जो इन्होंने बिहारी चिकन बनाया था? मुझे बिल्कुल अपने घर का एहसास हुआ, क्योंकि मेरे घर में भी बिहारी चिकन ही बनता है। अच्छा फारूक भाई, एक सवाल का जवाब ये नहीं दे पाई, अगर आप दे पाएँ तो। मैंने पूछा था बिहारी चिकन क्यों उसका नाम रखा हुआ है बिहारी चिकन?
भाई मुझे तो खाने से मतलब है। देख लिया पेड़ कौन गिनेगा? देख लिया आपने। मोहसिन आम भाई खाएं, पेड़ क्यों गिने? कैसा लगा आपकी बताएं? मैं तो जहेज में आई है ना सारी, ये बिहारी चिकन, बिहारी चिकन, बिहारी और कौन-कौन सी बोटी, बता बिहारी दीजिए? कबाब, बिहारी चिकन, ये सारी चीज़ें। सिंधी बिरयानी, भाई सिंध में सिंधी बिरयानी बनती होगी, बिहार में बनती होगी बिहारी इसमें से चिकन। नाम रख दिया होगा किसी ने। Exactly. मोहसिन भाई आप बताइए। नहीं, वाक़तन टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त था और आज वाक़तन वो जायका था खाने में। जायका था क्योंकि कल डॉक्टर बारी साहब आए थे, उन्होंने कहा था तेल ज़्यादा है। आप बताएं डॉक्टर साहिबा। ज़ैनब के हाथ का खाना तो मुझे हमेशा से पसंद सुन लें अरे आप, वाह, सुन लें। तो आपने इनसे क्या क्या बनवाया जो आपको पसंद? कुर्बानी की सारी चीज़ें मैं ज़ैनब से बनवाती हूँ। दाल का हलवा मस्ट है, उसके अलावा जो भी डिफरेंट चीज़ इनके होती यहाँ है तो जाता है, इनकी भाभी भाई के यहाँ भी जाता है। अच्छा, सब जगह से आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जी बस। ठीक है, तो क्या अभी आ रही है थोड़े टाइम बाद बकरा ईद आ जाएगी तो क्या है, वो कहते हैं ना गोश्त आपका जायका हमारा, जी, जी, ये वाला ऐसा काम ही कर रही हैं है, आप? ऐसा ही, बस आ जाती हूँ मम्मी की कॉल, ज़ैनब ऐसा ऐसा है, बस फिर चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो वैसे ज़ैनब सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है बनाने में? अब तो कुछ भी नहीं लगता नहीं, तो एक माशाल्लाह डिश होगी ना माशाल्लाह। जिसमें आप समझती हैं यार ये मुश्किल है, या मुश्किल से सीखी थी? मुश्किल से राइस बताया था आपको कल भी कि वो राइस बनाना मुश्किल से राइस सीखे बनाना थे? मुश्किल से यूँ सीखा था कि वो खिचड़ी बन जाती थी, मतलब पानी का हिसाब और चीज़ें तो चले आप आइडिया से कर लेते हैं, बट एक राइस ऐसी चीज़ है ना कि आपको उसके एक क्या कहते हैं, एक कनी दो कनी उसका हिसाब, पहले तो ये नहीं समझ आता था कि व्हाट इज़ कनी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कनी, फिर जब यूज्ड टू इट देन वी रियलाइज कि हाँ यार अभी अच्छा, ये वैसे ऊपर से मुझे uncooked डायरेक्टर और साहब ने clear। बोला है कि आगे हमने चावल ही खाने, खिचड़ी हाँ, नहीं हाँ, खानी। मेरा अगला जो है ऊपर से मुझे जी हाँ, बिल्कुल वो आवाज़ राइस आ गई है, की मैंने dishes आपका हैं, बहुत मैसेज भी पहुंचा दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी आजकल चीज़ चल रही है स्टैटिक क्लिनिक्स। आप जब ये शुरू में आए तो बड़ा एक नई सी चीज़ थी लोगों ने, लेकिन उसके बाद अब हर गली कोने पे मुझे ऐसे क्लिनिक नज़र आ रहे हैं। जब शुरू में हाइड्रा फेशियल एक चीज़ होती थी जो मशीनों के ज़रिए फेशियल होता था, वो 7,000 8,000, कोई बहुत डिस्काउंट कर दिया तो 5,000, अब 2-2 हज़ार में भी हो रहे हैं। तो क्या ये बहुत आसान है स्टैटिक क्लिनिक खोलना, इसको चलाना, या बस इसका भी जो है काम ख़राब करने का सोच लिया लोगों ने? देखिए, होता यह है कि जब 2017 में जब मेरा अपना एस्थेटिक क्लिनिक मैंने बनाया था तो कराची में गिनती के एस्थेटिक क्लिनिक्स थे, और एस्थेटिक क्लिनिक बनाना या उसको चलाना आसान काम नहीं है क्योंकि उसकी एक ट्रेनिंग होती है। कुछ अरसे तक वो सिर्फ क्लिनिक चलते रहे, जो कि एक प्रैक्टिस जो कर रहे थे, बना कर रहे थे काम, वो डॉक्टर्स थे या ट्रेन सर्टिफाइड जो है टेक्नीशियंस थे। बट अब वो डॉक्टर्स के हाथ से निकल के वो बिजनेसमैन के हाथ में चला गया है। अब ये एक बिज़नेस बन गया है, जिसके पास पैसा है उसने 4 मशीनें डालनी है, 1 करोड़ लगा दिया है या 1.5 करोड़ लगा के, और ये 4 मशीनें 6 मशीनें डालनी है और बिल्कुल एक अच्छा सा एक माहौल बना के एक एस्थेटिक क्लिनिक बना लिया। दूसरा, एक तो बिजनेसमैन वाला काम हो गया। आपको जितने इस वक्त मिलेंगे 80% जो है वो बिज़नेस क्लास कर रही है उसको, और उसको बिज़नेस पर्पस के लिए कर रही है। उसमें उन्होंने किसी को भी बिठा देना है, चाहे वो डॉक्टर है, सर्टिफाइड है कि नहीं है। दूसरी चीज़, सैलून। सैलून जो होते हैं उनका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, मतलब अब बड़े अच्छे सैलून भी बन गए, बट वो इजी लगा उनको। हाइड्रा फेशियल जो है, फेशियल का नाम आ गया तो उन्होंने कहा ये तो हमारी चीज़ है। वो एक छोटी सी मशीन भी है, हैंडी भी है, डिफरेंट टाइप की मशीन है, वो उठा के अपने सैलून में रख लिए। अब सिर्फ हाइड्रा ही नहीं है, वहाँ पे पीआरपी भी हो रहा है सैलून। बिल्कुल वही तमाम देखिए, हाइड्रा तक तो फिर भी शायद हम बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा मैंने एक मिसाल दी थी हाइड्रा की। लोग अब वो हर गली में, मेरे ख्याल में शायद कुछ दिनों की बात है, या शायद हो सकता है इसी ईद पे नाइयों के पास भी होगा। हाइड्रा रखना कोई बड़ी बात है, कुछ छोटी सी मशीन में नाइयों तक वो कसाईयों के पास नहीं है। अच्छा, पीआरपी जो है वो बहुत टेक्निकल चीज़ है। ब्लड ड्रॉ करना है, उसकी एक ट्यूब आती है, उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सिर्फ ये नहीं कि आपने ट्यूब में ब्लड डाला और उसका ऊपर से पानी अलग हुआ है, प्लाज्मा अलग हुआ, वो लगा दिया। लोग ये कर रहे हैं, और उसके लिए वो 500 भी ले लेंगे तो बहुत है, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने ब्लड डाला है, उसके बाद छोड़ दिए, वो अलग बैठ जाएगा ब्लड, और वो ऊपर से कहते हैं जी प्लाज्मा निकाल दिया। ऐसे लोग जो है, आपको पता है, फेट ग्राफ्टिंग भी कर रहे हैं इस वक्त। फेट ग्राफ्टिंग इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन लोग सिर्फ ट्यूब में निकाल के ब्लड और फैट उसको रख देते और वही निकाल के लगाते। मेरे पास खुद पेशेंट है जिनको इन्फेक्शंस हुए हैं, बच्चियां मरते मरते बची हैं। तो जब इसके इतने साइड इफ़ेक्ट हैं तो कोई आप नहीं समझती हैं कि कोई ऐसा इदारा होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ अब शायद हर्बल के लिए बनाए, तो कोई डिपार्टमेंट बनाया, लेकिन वो ड्रग डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता। वरना पहले जब मैं माजी में प्रोग्राम करता था तो हर्बल वाले को कोई पकड़ने वाला था ही नहीं। अब वो हर्बल प्रोडक्ट के नाम पे कुछ भी बना रहे तो हर्बल है। तो इस तरह कोई इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है? देखिए, जो सही काम कर रहे हैं उनके ऊपर तो चेक एंड बैलेंस बहुत है, बहुत सख्तियाँ भी हैं। हर्बल डिपार्टमेंट हो, टिप का हो, किसी का भी हो। लेकिन जो दूसरे, फिर वही वाली बात है कि जो बिजनेस पर्पज से करे उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसके पास पैसा वो सब कुछ कर सकता है। पाकिस्तान नहीं है। और ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। सवाल मैंने इस पर डॉक्टर साहब पूछा कि इनका माशाल्लाह क्लिनिक है, लेकिन अब हर जगह हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। मुफ्ती मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, इस वक्त
अभी आपसे एक बात हुई थी, आपने बताया था इस्लाह का सही तरीका, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग, क्योंकि आज बात हो रही है इस्लाह माशरा के हवाले से, हमारे यहाँ कुछ लोग इस्लाह के तौर पे बेइज्जती करने लगते हैं। ये देखते हैं कि जी ठीक है छोटा है, कुछ लोग छोटा समझ के भी जो है वो एक ऐसे बात करते हैं कि वो इस्लाह नहीं रहती, वो कुछ और तरफ चली जाती है। ऐसी सूरत हाल में इस्लाह का तरीक़ेकार एक्चुअल होना क्या चाहिए? लिमा तक़ुलूना माला तफ़अलून क़ाल अल्लाह ताला फ़िल कुरान मजीद, तुम वो काम क्यों नहीं कहते जिसे खुद उस पर अमल नहीं करते। पहली तो बात ये कि किसी की इस्लाह करने से पहले आप अपनी पहले इस्लाह कर लें। जब आपका किरदार होगा, आपकी अफकार होंगे, तो लोग आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये जो आपने कही ना कि हम इस्लाह करते हैं, हम इस्लाह नहीं करते हैं, हम किसी पे तनकीद करते हैं। ऐसा तनकीद बराए एक इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद होती है। इस्लाह का सबसे पहला तरीका क्या है कि जो हमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आप किसी की भी इस्लाह कर रहे हैं तो उसको किसी का नाम लेके या किसी के सामने से इस्लाह करने हैं, उसे अकेले में उसकी इस्लाह की जाए। और जब आप खुद अमल करके दिखाते हैं, मैं फिर ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि रसूलुल्लाह के बाद एक औरत बच्चा लेकर आती है और वो कहती है या रसूलुल्लाह ये मीठा खाता है, गुड़ खाता है, तो हुजूर ने फरमाया कल लेकर आइएगा। तो हुजूर के बाद वो दोबारा कल जब लेके थे, हुजूर से मना फरमाते बेटा ज़्यादा मीठा नहीं खाते। तो सहाबा कराम ने देखा, फरमाया आका आप पहले ये बात फरमा सकते, तो हुजूर ने फरमाया पहले मैं खुद भी मीठा ज़्यादा खाता था। तो मालूम ये चला कि इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि पहले खुद अमल किया जाए, फिर उसकी इस्लाह सबके सामने से ना की जाए। कि आपको पता है, और आज के माशरे में आज की जो नौजवान नस्ल है, वो आप देख सकते हैं कि वो इस्लाह अगर आप उसको कह भी रहे हैं तो वो उस बात को फ़ौरन ग्रांड लेगा, बल्कि हो सकता है उस गुनाह में और ज़्यादा मुलव्वस हो जाए कि मैं और दिखाता हूँ करके। तो इससे बेहतर ये कि आप उसकी अकेले में, तन्हाई में उसकी बाज़गुश करें, उसको समझाएं कि ये चीज़ इतनी ख़राबी है। फिर असल बात जो मैं आपको सुनना चाहता हूँ, हुज़ूर ने फरमाया खैरुकुम ली अहली, मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं अपने अहल अयाल में अच्छा हूँ। आम तौर पर होता ये है कि हम दूसरों के सामने बड़े अच्छे मीठे बन रहे होते हैं, आप तो बहुत बड़े अखलाक भी दिखा रहे होते हैं, बहुत प्यार भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन घर में बड़े मुख्तलिफ होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर जो आपके करीब हैं, जो आपके साथ रहते हैं, आप उन लोग की अगर इस्लाह करना चाहते हो तो अपने आप को बेहतर करें। अच्छा मोहसिन भाई, आपने भी एक बात बोली कि पहले वो काम आप खुद रोकें फिर करें, लेकिन अमूमन ऐसा होता है, हमने देखा है कि एक बंदा है, ठीक है वो गलत काम करता है, लेकिन उसे ये ख्याल आता है कि यार ये बच्चा है या ये शख्स है, मैं तो तबाह हो चुका हूँ, मैं ना करूँ। जब वो उसकी इस्लाह करता है तो सामने वाला बोलता है कि यार तुमने अपना कैरेक्टर देखा है, तुमने अपने आप को देखा है, लेकिन उसकी नीयत तो अच्छी है ना, चले जी मेरे साथ जो होना तो हो गया, मैं तो तबाह बर्बाद हो गया हूँ, लेकिन उसकी नीयत अच्छी है। अच्छा, ये अगर इस नीयत से कर रहा है काम, तो हुजूर ने ये फरमाया अल्लाह ला युनसुरु अला सुवरिकुम वलाकिन युनसुरु अला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरत और जिस्म को, लिबास को नहीं देखता, तुम्हारे दिल को देखता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये भी हदीस है। ये बात ठीक है कि अगर कोई शख्स गुनाहगार है, ख़तागार है, लेकिन अपने दूसरे मुसलमान भाई को चाहता है कि यार मुझसे तो ये ख़ना हुआ है लेकिन मैं नहीं चाहता, तो अगर वो ये काम कर रहा है, लेकिन इसमें भी उसका वाक़तन ये दिल से भी और आदतन भी जब वो बात करे तो उसको ऐसा जाहिर करे। लेकिन दिलों के हाल तो मोहसिन भाई फिर वही बात है ना, अल्लाह जानता है, ऐसी बात है। लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये बंदा खराब है तो ये मेरी इस्लाह नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस नेकी का उसको दोहरा सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं ख़ताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझसे ख़ता हुई, लेकिन मैं अपने मुसलमान भाई को तो बचा सकता हूँ ना। हुजूर ने ये भी तो हदीस फरमाई खैरुन नास यनफाउन नास, तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्शे। अब भले वो ख़ताकार हो, लेकिन वो नफ़ा तो देने के नहीं, इस काम से उसे रोक रहा है, गुनाह से बचा रहा है। भले वो खुद उसने कोई गुनाह उससे हो गया, लेकिन किसी को नेकी की दावत देना, किसी को बुराई से रोकना, भले बंदा गुनाहगार हो, उसका अजर सवाब लाजमी मिलता है। और ये सवाल मैंने इस पर पूछा कि अक्सर लोगों के जहन में ये हमारे कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर कोई शख्स जो कि गलत काम में है, वैसे अल्लाह ताला जिसको चाहे बदल दे, जिसको चाहे तौफीक दे दे, लेकिन अगर वो आपको कुछ बात कहता है तो हम पहले उसके कैरेक्टर को असिस्ट करने लगते हैं कि यार इसका कैरेक्टर क्या है। फारूक भाई, यहाँ पे इस्लाह माशरा की बात हो रही है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी इस्लाह कैसे की जाए? अब ये बता रहे हैं कि इस्लाह अकेले में की जाए, अब अकेले में इस्लाह करो तो बात ही खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल में पॉलिटिशियंस बहुत सियाने हैं ना, वो इस बात का बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। वो कहते यही है कि मतलब सियासत भी एक तरीका है ना, जिससे कि लोगों को एक नज़रिया दिया जाए, एक सिमत का तयन किया जाए, उन्हें एक यकजहती के लिए, एक इत्तेहाद के लिए, एक मकसद के लिए उनको आप जोड़ा जाए। तो मेरे ख़्याल में ये भी एक इस्लाह का ही, मतलब उसका मकसद भी इस्लाह ही है। सियासत बराए खिदमत जो है ना, असल सियासत तो यही है, लेकिन बशर्ते कि वो सियासत बराए खिदमत हो, सियासत बराए इस्लाह हो, इस्लाह माशरा हो, इस्लाह हुकूमत हो।
तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर है और इसको लेके चल रहे हैं तो फिर है ना, आप मुख्तलिफ़ जमातों में भी बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमें अपने मुखालिफ के बारे में भी वो बात नहीं कहनी चाहिए जो कि उसके एहतराम में या उसमें जो है वो किसी वो तरह चीज़ नहीं है ना। देखिए ना, क्योंकि बात ये कि कल मुझे उसके साथ मिलके भी तो काम करना होगा, तो फिर मैं किस मुंह से ये करूँगा। तो वहाँ पर मेरे ख़्याल में एक ज़ाब्ता-ए अखलाक होना चाहिए तमाम सियासी जमातों को, जिस पर दस्तखत करने चाहिए, और ये ज़रूरी है अच्छा, इलेक्शन फारूक में भाई, भी। मैंने ये चीज़ देखी है कि कुछ हर पार्टी में कोई ना कोई एक ऐसा लीडर होता है। अगर मैं MQM पाकिस्तान की बात करूं तो उसमें ये नहीं कि आप मेरी नशिस्त पे बैठे हुए हैं, आपके बारे में लोग कोई ऐसी बात नहीं करते, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक इज़्ज़त एहतराम है। और इसी तरह और पार्टी के जो हैं कुछ ऐसे लीडर्स हैं कि जिनकी एहतराम करते हैं। लेकिन आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जितनी किसी पे दूसरे पे कीचड़ उछालो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ख़राब अल्फाज बोलो, चाहे उससे नौजवानों पे क्या असर पड़ रहा हो, सोशल मीडिया पर आओ 10 बातें ऐसी बोल दो, ये कितना गलत है। ये अब कुछ अरसे से ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। अदरवाइज़ पहले इस तरह नहीं होता था कि बिल्कुल आप स्ट्रेट खड़े होकर ऐसी बातें बोल देते थे जो आप अपने घर वालों के सामने भी ना करें। देखिए, ये हमारे सियासी मंजरनामे में तो ऐसी चीज़ें नज़र आती रही ना, लेकिन मैंने भी शुक्र अदा किया जब वो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की जो वो यूक्रेन का सदर था, उसको जिस तरीके से पास बिठाकर उसकी जो क्लास ली है, उसको जलील किया है, तो मैंने कहा अब तो मुझे लगता है कि मुझे कामरान टिसूरी भाई को भेजना पड़ेगा ज़ेलेंस्की के साथ कि वो जाके उसका मुकदमा वहाँ लड़े, तो शायद जाके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ा सा अपने लहजे को, मेरे ख्याल में तो अमरीकी माशरे का एक्सपोजर जो कि चैम्पियन है बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के, भाई मेरे बुनियादी हुकूक मेरी नाक तक है, उसके बाद दूसरे के हुकूक और आज़ादी जो शुरू हो जाती है, तो मुझे मैं अपनी आज़ादी को इतना एक्सरसाइज करता हूँ कि दूसरे की आज़ादी को पामाल करता हूँ। बस यहीं पर तो सारी बातें बैलेंस करने की है ना कि भाई मेरा कोड ऑफ कंडक्ट मैं खुद पर पाबंदी क्या लगा सकता हूँ। बात तो ये है कि मुझे कौन सी हद अपने लिए मुतय्यन करने को उससे आगे में ना जाऊँ। इसी तरह सोशल मीडिया में भी ये होना चाहिए, इसी तरीके से मीडिया में भी होना चाहिए। मतलब फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कोई भी आज़ादी मादर पिदर आज़ादी नहीं है, बल्कि वो किसी उसूल के ताबे है, किसी ज़ाब्ते कायदे के जो है वो ताबे है। तो ये सारी वो बातें हैं जो कि शायद हमें अपने बच्चों को भी स्कूल से सिखानी चाहिए ना, और वहाँ से ये सारी चीज़ें वो सीख कर आएंगे और फिर वो माशरे में थोड़ा कम इस तरह का तज़ाद देखेंगे। वो पढ़कर कुछ आए और माशरे में कुछ हो रहा है, तो मिनसल एक माशरा भी हमारे ज़िम्मेदारी बनती है। और माशरे में फिर कम्युनिटीज़ होती हैं, बरादरी होती हैं, उनका इंटेग्रेशन आपस में होता है, और वो भी अपनी अपनी बरादरियों में, अपनी अपनी कम्युनिटी में अक़दार का ख्याल रखते हैं। लोगों की गुफ्तगू जो है वो एक उसमें होनी चाहिए। तो ज़िम्मेदारी तो माशरे की। अच्छा, मैंने जो देखा है कि जो हमारे इस वक्त में यंगस्टर्स हैं, आप जिसे यूथ कह लें, वो ज़्यादातर अट्रैक्ट उन पॉलिटिशियंस की जानिब होते हैं जो शायद बहुत ब्लंट बात कर रहे हैं आके। साहब को ना बदतमीज़ी करते हैं। हाँ, बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैं क्योंकि डायरेक्ट नशिस्त पे बैठा हूँ तो मैं ज़रा, लेकिन तो क्या है नहीं, इस चीज़ को वो बड़ा अट्रैक्ट करने लगते हैं, वही उनके क्लिप भी वायरल होने लगते हैं, फिर वो सेलिब्रिटी भी बन जाते हैं। जिसमें एक छोटा सा केस है, अभी इस वक्त क्या बात करूँ, अर्गमान के वालिद का ले लें। अगर वो मीडिया पे आते हैं और आगे उससे बदतमीज़ी, उससे बदतमीज़ी, उससे बदतमीज़ी, तो वो एक सेलिब्रिटी के तौर पे वो हो रहे हैं। इसी तरह जो पॉलिटिशियंस इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उन्हें सेलिब्रिटी समझा जा रहा है। तो ये हमारी यूथ अट्रैक्ट क्यों हो रही है? मेरे ख्याल में ये जो उनको चूँकि एक सही डायरेक्शन, उनका इत्मीद बहुत बुरी तरह मुतज़लज़ल हुआ है ना। अगर उनका इत्मीद कम्युनिटी लीडरशिप से बेहतर किया जाए, मोहल्लों की सतह पे बेहतर किया जाए, और उनको ये लगे कि वो मायूस नहीं बल्कि किसी तरफ उम्मीद की निगाह से देख सकते हैं, तो ये जो डिस्पेयर है ना और डिस्पॉन्डेंसी, उससे निकाल के होप की तरफ लोगों को लाना है। और उसके लिए मेरे ख़्याल में ये सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वरना आज ज़द पे अगर मैं हूँ तू खुशगुमा ना हो, आज ज़द पे अगर मैं हूँ तू खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो असल में दूसरे की तबाही बर्बादी को देखकर ऐसा महसूस होता है कि उसी की गलती थी और उसी का मुकद्दर था। और ये चीज़, ये मैं बात क्लियर कर दूं कि जो भी इस चीज़ को अच्छा समझ रहा होता है कि जी अगर मैं किसी से बदतमीज़ी करूंगा और मैं हीरो बन रहा हूं, तो कल फिर वो चीज़ घूमकर आपके ऊपर आती है, क्योंकि आप माशरे में जो बीज बो रहे हैं, जब वो पौधा बनेगा, फिर दरख्त बनेगा, तो फिर जाहिर है आप भी उसकी छाव में कहीं ना कहीं आएंगे।
बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान इस वक्त हमारी निशिस्त पे मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी बातें हो रही हैं। डॉक्टर उम्मे राहिल भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रा हमारे नाज़रीन को क्लियर कर दें, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम आता है सोशल मीडिया पर। हम देखते हैं कि अक्सर काफ़ी कॉस्मेटिक की चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही होती हैं, बट हमें नहीं पता होता वो कहाँ बन रही है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, और बस कम पैसों का एक टैग लगा हुआ होता है कि जी इतनी अच्छी चीज़ कम पैसों में। तो क्या कोई भी चीज़ें इस तरह की लगा लेनी चाहिए, फेस पे अप्लाई कर लेनी चाहिए? कतई नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करोगे, कोई भी चीज़ मतलब सोशल मीडिया बड़ा इजी हो गया, टिकटॉक ने तो तबाही मचाई हुई है, ठीक है। सिर्फ कॉस्मेटिक की बात नहीं है, अगर कोई आपको टिप्स एंड रेमेडीज़ बता रहा है तब वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करना जब तक आप उसके बारे में पूरा जांच ना कर लें कि वाकई ऑथेंटिक है, ये काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसी रेमेडीज़, ऐसे नुस्खे, हर्बल फार्मूलाज मौजूद हैं जो कि तबाहकुन है, और लोग सिर्फ ये टिकटॉक पे आ रहा है और उनके फॉलोवर्स भी मिलियंस में हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा, कि जिनके फॉलोवर्स बढ़ गए हैं, तो उसके बाद बस उन्हें पैसे दो, तो उसके बाद किसी भी चीज़ की तशहीर उनसे करवा लो। ऐसा ही है। देखिए होता है क्या कि आप जो भी उनकी डिमांड है, आपने उनको पैसे दिए और किसी भी चीज़ को आप वो कर देंगे, भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, खुद वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। कॉस्मेटिक की जो आपने बात की कि कहते हैं कि विटामिन सी की जैसे बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा होता है, या नियासिनामाइड आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल, ये वो चीज़ें हैं जो आजकल हर बच्ची यूज़ कर रहा है। और इनका खासकर रेटिनॉल की मैं बात करूँ, ग्लाइकोलिक एसिड, जिसकी वजह से स्किन डैमेज हो रही है, और कितने बच्चियाँ हमारे पास आते हैं कि उनको उस एज में नीड नहीं होती, लेकिन उन्होंने जो देखा है उनको लग रहा है यही ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हैं, आपको उसके ऊपर अमल नहीं करना है जब तक आप किसी से मशवरा ना कर लें, या किसी ऑथेंटिक बंदे को जाके उससे डिस्कस कीजिए, या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, देन उसका इस्तेमाल कीजिए। कोई हर चीज़ आपके लिए नहीं है। हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है। ये सवाल मैंने इस पर पूछ लिया है कि भाई ज़ाहिर है अगर हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा स्टार किसी तेल का ऐड लगा रहे तो वो यूज़ नहीं करता होगा, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो आ रही हो, ख़ासतौर पे जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, उसको बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करने से ज़रा सा पहले सोच लें। एक चीज़ और करना चाहिए, छोटी सी बात आप अपने भी की, तो एक चीज़ ये होती है कि लाइक मेरे नाम से अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो वो आप चेक कर ले वो वाकई मेरी है कि नहीं है। आपके नाम से, इसलिए कि ऐसे ब्रांड्स हैं जो सिर्फ मेरे नाम से मेरी तस्वीर के साथ चल रहे हैं, वो चीज़ें मेरी नहीं है। भाई इन्होंने यहाँ ऑन एयर बैठ के कह दिया है, तो अब कोई इस्तेमाल करेगा और कोई उसको अल्लाह न करे प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर उम्मे राहिल इसकी जिम्मेदार नहीं है। ये मालूम करने के बहुत तरीके हैं, इनके पेजेस हैं जहाँ पे आप जाके इनकी टीम से मालूम कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मेरी है या नहीं है। फेस अगर उनका लगा दिया है तो हमारे यहाँ तो सब कुछ हो जाता है। वो भी अमरीकी खातून आई हुई थी तो उनके नाम से पापड़ भी आ गए थे, तो ये हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको ना किया कीजिए। फारूक भाई, एक चीज़ जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और मैं भी पर्सनली जानना चाहता हूँ, MQM पाकिस्तान को लेकर अक्सर ये आता रहता है, क्योंकि जिसकी हकीकत हम में से किसी को नहीं पता, कि जी पार्टी के अंदर बड़ी लड़ाइयाँ हैं, पार्टी की आपस में नहीं बन रही है, आज वो उससे लड़ गया, आज वो इससे लड़ गया। फारूक भाई, हकीकत है क्या कि एक्चुअली आपस में एक पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, या फिर ये कयास आ रही हैं? इख्तिलाफ मेरे ख्याल में हर सियासी जमात में है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हमारे यहाँ अभी ये हुआ है कि वो क़ब्ल अज़ वक्त जो है ना, वो पार्टी के अंदर से निकल के बाहर आ गए, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो जब सारी चीज़ों को दोबारा सर जोड़ के बैठा गया, तो मैं बहुत खुश इस बात पर हूँ कि ऐसी सलाहियत है कि अगर इख्तलाफ है और उसमें कहीं कोई नुक्ता बहुत ज़्यादा आपस में किसी कशीदगी की भी सूरत अख्तियार करे, उससे ज़्यादा बड़ा जज्बा ये है कि एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम को दे के हर हाल में क़ायम रखना है, रिकनसाइल करना है। जो मुश्तरका एक कॉमन मकसद है उसको एक लम्हे के लिए भी आंख से ओझल नहीं होने देना, माशाल्लाह, उसके लिए फ़ोकस्ड रहना है, उस यकजहती को कायम रखना है। और ताकि अगर हम सियासत कर रहे हैं, अगर ये हमारा साइड का कोई वो होता है कि भाई हम कुछ और काम करें तो ऐसी साइड में हम बस शुगल के तौर पे करें, तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत जल्दी हमने सारी चीज़ों को दोबारा रिकनसाइल किया, ठीक किया जो चीज़ें थीं, और मेरे ख़्याल में ये मतलब इख्तिलाफ से ज़्यादा जो सलाहियत है वो इख्तिलाफ को ख़त्म करने की है और आगे बढ़ने। अच्छा, जो उसकी शिद्दत बताई जा रही थी वो इतनी थी नहीं, यानी कि आप कहने का मकसद ये कि शिद्दत इतनी नहीं थी जितनी बात बढ़ा चढ़ा के सोशल मीडिया पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे पेश कर दी गई। मेरे ख्याल में बिल्कुल यही वाली बात है कि राई का पहाड़ बन गया, और
बात का बतंगड़ जिसे कहते हैं ना, तो वो वही वाली बात हाँ, है। क्योंकि ऐसे- इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ज़ाहिर है लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये सवाल फारूक भाई बैठे थे तो मैंने पूछ लिया। फारूक भाई, वहीं पे एक बात हो रही है, इसको भी ज़रा क्लियर कीजिएगा, क्या वफाक ने जो MNAs हैं उन्हें अच्छे फंड्स दिए हैं कि अपने इलाकों को बेहतर करो, कुछ ऐसा है? मैं पहली बात तो ये कि इस बात के मुखालिफ हूँ कि MNAs को कोई फ़ंड मिलने चाहिए, क्योंकि ये तो बल्दियाती इदारों, काउंसलर्स का, चेयरमैन जो है UC के, टाउन के, या जो मेयर होता है, ये उनका काम है ये शहरी सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको बेहतर करे ना। सूबाई जो असेंबली की नुमाइंदे और कौमी असेंबली का काम, ये सैनेट के, उनका काम तो है कि पॉलिसी बनाना, रिसर्च करना, जो खारजी ताल्लुकात अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए क्या हो सकता है, जो जो चीज़ें तालीम को बेहतर बना सकती है, जो मईशत को बेहतर बना सकती है, तो मेरे ख़्याल में उन चीज़ों पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। और जो पूरी दुनिया में हो रहा है उसको कम से कम वक्त में हम अपने कैसे कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हो ये गया कि वो MNAs को भी फ़ंड इस्तेमाल करने की कंपटीशन, फिर वो जो काउंसलर है उसने MP और MNA बनना है, तो ज़ाहिर वो इतने तो नहीं है। 15 अरब में आप बताइए हम क्या कर लेंगे, जो मैंने शुरू में बताया। लेकिन हम 15 अरब सिर्फ सड़कों पे इस्तेमाल करें तो कराची की अच्छी खासी सड़कें पायदार मजबूत बन सकती हैं। नीचे निकासी आपके लिए काम जो है वो, लेकिन वो बस बिल्कुल वो जी, हम ये सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो भी हमारे मुल्क के मसाइल हैं इनको भी हल करे, और ज़ाहिर है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तौर पे काम कर रही हैं वो आवाम के लिए भी सोचना शुरू करें, और जो आपसी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाएं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त पाए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।